नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम में जो आपकी भर्ती निकली हुई है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में, यानी ESIC जिसे आप बोल सकते हैं। तो इसमें आपकी वैकेंसी निकली हुई है, लगभग 4000 वैकेंसी यहाँ पे आप सभी की निकली हैं। और इस वैकेंसी के बारे में आप सभी को फुल डिटेल यहाँ पे आप सभी को देने वाला हूँ कि इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई होना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और सारी चीज़ें आप सभी को इसमें क्लियर होने वाली हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको वैकेंसी का पता तो चल जाता है, लेकिन उसके बारे में पूरी डिटेल आप सभी को नहीं पता चल पाती है। तो इसमें हम एग्जाम पैटर्न को लेके, सिलेक्शन प्रोसीजर को लेके पूरा आपको बताने वाले हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो आपकी वैकेंसी है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी है और मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इससे भी अलग बात आप सभी को बता दें कि इसके लिए 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी 10th के लिए भी वैकेंसी है, 12th पास के भी लिए वैकेंसी है और ग्रेजुएट जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है। चलिए, तो ये तो बात हो गई। तो यहाँ पे 3 तरीके की वैकेंसी है। पहली जो आपकी वैकेंसी है वो है अपर डिवीजन क्लर्क यानी UDC। सेकंड जो वैकेंसी है वो है स्टेनोग्राफर और थर्ड वैकेंसी है आपकी MTS। तो ये आपका अपर डिवीजन क्लर्क आपका ग्रेजुएशन से हो गया, स्टेनोग्राफर 10+2 से हो गया और मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की जो वैकेंसी है वो 10th पास से आपकी वैकेंसी हो गई। यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, रेगुलर बेसिस बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन ESIC एज अंडर। तो नीचे आप सभी को पूरी डिटेल दी गई है। इसकी जो वैकेंसी है वो रीजनल ऑफिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइड की गई है। तो हर एक रीजनल ऑफिस के लिए अलग अलग वैकेंसी रखी गई है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ से अप्लाई करना है। जहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी आपको ज़्यादा दिखती है, जहाँ की कट ऑफ ज़्यादा कम जा सकती है, उसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो मैंने ये नोटिफिकेशन आपके सामने खोला हुआ है वो यूपी का है, उत्तर प्रदेश रीजनल का ऑफिस की वैकेंसी है। चलिए, जैसे कि यहाँ पे आप सभी को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको पोस्ट वाइज आपको जो वैकेंसी है वो मिल जाएंगी और आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। जैसे टोटल आपको वैकेंसी मिलेंगी 36 UDC, 5 वैकेंसी स्टेनो और MTS की वैकेंसी 119 यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। जैसे EWS में यहाँ पे स्टेनो में निल दी गई है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना नहीं करना तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन आप सभी को जरूर देख लेना है। कुछ बैकलॉग वैकेंसी है वो भी आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं अगर आप उससे बिलोंग करते हैं तो। चलिए, नंबर V पे यहाँ पे बात आती है आपकी स्केल ऑफ पे, यानी आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो UDC और स्टेनो की जो सैलरी रहेगी वो दोनों की इक्वल रहेगी। पे लेवल आपका रहेगा, पे लेवल 4 रहेगा और 25,500 से लेके 81,100 रुपये आपके बेसिक से सैलरी बनेगी, जो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। वहीं पे MTS की बात करूं तो लेवल 1 की सैलरी मिलेगी, जो कि आपके 18,000 से स्टार्ट होगी, 56,900 तक आपकी जाती है। आगे देखते हैं। तो आगे आप सभी को बता दें कि एडिशनल टू पे दे विल बी ऑल्सो विल eligible for DA, HR and transportation allowance, other allowance as per the rules in force from time to time। तो जो भी चेंजेस होते रहते हैं और जो भी आपको भत्ते वगैरह मिलते हैं वो सभी भत्ते यहाँ पे दिए जाएंगे। DA, HRA, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जिसे TA वगैरह बोला जाता है, तो वो सारी चीज़ें आप सभी को यहाँ पे मिलेंगी। नंबर C पे बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में कि आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए, UDC के लिए बता दूं यानी अपर डिवीजन क्लर्क के लिए फर्स्ट क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ और इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट आप होने चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम में। यानी आपके पास चाहे आर्ट में हो या कॉमर्स में हो या साइंस में हो, कोई डिग्री होनी चाहिए या उसके समकक्ष अगर आपके पास कोई भी मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 जो आता है वो आता है वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, इंक्लूडिंग यूज ऑफ ऑफिस सूट्स एंड द डाटाबेस। यानी आपको MS ऑफिस वगैरह जो होता है उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट वगैरह की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको आना चाहिए क्योंकि इसका टेस्ट आपका होगा। आगे बात कर लेते हैं स्टेनो की। तो देखिए, स्टेनो के लिए 10+2 यानी 12th पास आप अप्लाई हो, 12th पास होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। नंबर 2 जो आपका होगा स्किल टेस्ट होगा, क्योंकि आप सभी को पता है स्टेनोग्राफर में स्टेनो का टेस्ट होता है। तो 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट यहाँ पे लिखना होगा और ट्रांजेक्शन में आप सभी को दिया गया है 50 मिनट इंग्लिश में दिए जाएंगे और 60 मिनट जो दिए जाएंगे, सॉरी 65 मिनट जो दिए जाएंगे वो हिंदी में दिए जाएंगे और केवल कंप्यूटर पे। वहीं पे बात कर लेते हैं MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी 10th पास अभ्यर्थी कोई भी महिला पुरुष दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे।
आगे बात कर लेते हैं। तो आगे जो बात करें वो होगी आपकी एज लिमिट की। तो यहाँ पे क्लियर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन उससे पहले आप सभी की होनी चाहिए, और उसके बाद अगर आप होंगे तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर आप सभी को बताया गया। तो 15 जनवरी से आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और 15 फरवरी की लास्ट डेट रहेगी। तो 15 फरवरी से पहले आप इसके क्वालिफाइड होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो बात आती है यहाँ पे देखेंगे यूडीसी के लिए। तो यूडीसी के लिए और स्टेनो के लिए जो एज होनी चाहिए वो 18 से 27 साल होनी चाहिए, और एज जो आपकी काउंट की जाएगी वो 15 फरवरी 2022 से काउंट की जाएगी। इस दिन आपकी एज कम से कम 18 और मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए। एमटीएस के लिए बात करें तो 18 से 25 साल आपकी होनी चाहिए, 15 फरवरी से ही आपकी एज काउंट की जाएगी। बाकी की जो छूट दी जाती है, SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, और बाकी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो छूट दी जाती है वो यहाँ पे आपको उम्र में छूट दी जाएगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को एज का बता ही दिया गया है कि जो आपकी लास्ट डेट रहेगी, क्लोजिंग डेट रहेगी, सर्कुलर डेट, उसके अकॉर्डिंग आपकी एज काउंट की जाएगी। तो वो भी आप सभी को नोट में दिया गया है। ई पे देखेंगे नेशनलिटी यानी जो आपकी राष्ट्रीयता है और सिटीजनशिप जो है नागरिकता, उसके बारे में बात की गई है, तो वो यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। एफ हाउ टू अप्लाई, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी आप सभी को बताया गया है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन अप टू 15 फरवरी तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, तो ऑनलाइन आपके लिए रहेगा, और इसके अलावा और कोई अदर मोड एप्लीकेशन के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो क्लियर कर दिया गया है। बाकी का आपको जो फॉर्म आप इसे भरें तो हाउ टू अप्लाई में कुछ इंस्ट्रक्शन आप सभी को दिए गए हैं, जैसे फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, वो सारी इंस्ट्रक्शन आप सभी को जरूर पढ़ लेना है ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन को लेकर कुछ डिटेल दी गई है, वो भी आप सभी को रीड आउट कर लेनी है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपको देख लेना है। नंबर 2 पे बात आती है पेमेंट ऑफ फीस। तो फीस यहाँ पे आप सभी को बता दें, SC/ST, PWD, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन वगैरह जितने बार रहेंगे उन सभी को 250 जो फीस रहेगी 250 रुपीज यहाँ पे करना होगा। उसके अलावा जितने बार ऑल अदर कैटेगरीज रहेंगी उनकी जो फीस रहेगी वो 500 रुपये यहाँ पे फीस पे करनी पड़ेगी। चलिए अगला देखते हैं। नंबर 2 पे दिया गया मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन मोड, यानी जो आपका पेमेंट रहेगा वो ऑनलाइन मोड रहेगा, तो ऑनलाइन आपको इसका पेमेंट करना है। नंबर 3 पे दिया गया डॉक्यूमेंट स्कैनिंग एंड द अपलोडिंग, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहेंगे जो कि फोटोग्राफ और जो आपके सिग्नेचर वगैरह रहेंगे वो स्कैनिंग एंड अपलोडिंग के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो वो भी आपको रीड आउट करके उसी के अकॉर्डिंग इसे अपलोड करना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट वगैरह ना हो जाए। सिग्नेचर के बारे में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो भी आपको रीड आउट करने हैं। जैसे सिग्नेचर जो आपका रहेगा वो आपका कैपिटल लेटर वगैरह में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। LTI के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो भी देख लेनी है। और हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन होगा वो भी आप सभी को देखना है कि ये भी आप सभी को स्कैन करके या थिंक अपलोड करना होगा। तो हैंड रिटन शुड बी नॉट बी रिटन इन कैपिटल लेटर, तो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, जैसा आप लिखते हैं नॉर्मली उसी तरीके से लिख के आपको स्कैन करके उसे अपलोड करना रहेगा। बाकी का कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया, वो भी आप रीड आउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात की गई है कि यहाँ पे जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे वो कहाँ रहेंगे। तो while applying online application, candidate must select the center of the application forum in which she is desired to take the exam। तो वहाँ पे आपको सेंटर के नाम मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको जो अपना एग्जाम सेंटर होगा वो सेलेक्ट करना होगा। तो आप जब एप्लीकेशन पहले भर देंगे तो आपको अगर वो चॉइस मिलती है तो डेफिनेटली आपको वही सेंटर दे दिया जाएगा। ऐसे नंबर पे आता है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो सिलेबस की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए अपर डिवीजन क्लर्क का ये सिलेबस है यूडीसी का। तो यूडीसी के लिए यहाँ पे आप सभी को बता दें कि 2 एग्जाम यहाँ पे आपके होंगे, फेज 1 जिसमें प्री होगा, फेज 2 होगा आपका मेंस एग्जाम होगा। इसमें 4 सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं, जैसे कि रीजनिंग आपका हो गया, जीए आपका हो गया, जनरल अवेयरनेस, मैथ आपका हो गया और हिंदी कॉम्प्रिहेंशन हो गया। तो इसके लिए 25 क्वेश्चन है, 4 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, हर एक के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे। तो 200 का आपका पेपर रहेगा, 1 घंटे में आप सभी को करना होगा। बाकी की बाइलिंगुअल ये पेपर होगा, हिंदी इंग्लिश में, केवल इंग्लिश का जो पोर्शन होगा वो आपको इंग्लिश में दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वालिफाई किए जाएंगे, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो इसके जो वैकेंसी के अकॉर्डिंग एक वैकेंसी पर 10 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा मेंस के लिए, ठीक है। एक वैकेंसी पे मान के चलिए आपकी 100 वैकेंसी है तो उसके 10 गुना आप देख सकते हैं 1000 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा अगले मेंस एग्जाम के लिए। मेंस सेकंड फेज रहेगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं सेकंड फेज के लिए। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि
सेम आपका जो पेपर प्री रहेगा वही सिलेबस आपका मेंस में है, कोई भी चेंजेस नहीं है। केवल यहाँ पे जो चेंजेस रहेगा वो ये रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे। वहाँ पे 100 थे, यहाँ पे 200 हो जाएंगे, तो 200 यहाँ पे आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए जो मार्क्स दिए जाएंगे, ऊपर आपको प्री में 2 नंबर दिए जा रहे थे, यहाँ पे 1 नंबर दिया जाएगा। 1 घंटे का पेपर था, यहाँ पे आपका जो टाइम हो जाएगा वो डबल टाइम हो जाएगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा। अब इसमें बात करें तो यहाँ पे जो 5 टाइम नंबर ऑफ वैकेंसी की क्वालिफाई किया जाएंगे, यानी 100 वैकेंसी है तो 100 वैकेंसी के लिए 500 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा, क्योंकि थर्ड फेज रहेगा वो कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, तो उसके लिए जो क्वालिफाई किया जाएगा वो 500 कैंडिडेट को किया जाएगा 100 वैकेंसी के लिए, यानी एक वैकेंसी के लिए 5 कैंडिडेट को 1:5 के रेशियो में कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, वो मैं आप सभी को ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को जो स्किल टेस्ट है वो उसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो आप सभी को देख सकते हैं, जैसे पावर पॉइंट स्लाइड वगैरह। 30 मिनट का रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा। आगे देख लेते हैं। द वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एक्सपेक्टेड इन PWD कैंडिडेट हु आर अनएबल टू टाइप सेल विल बी assessed by the holding an objective type computer test 50 marks having 50 question with नो नेगेटिव मार्किंग। तो कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह इसके लिए नहीं रहेगी। कंप्यूटर स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, तो जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट रहेगा ये खाली क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसके बारे में आप सभी को बताया गया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। तो क्वालिफाइंग मार्क्स फेज 1 की बात करें, प्री और सेकंड की, मेंस की, इन दोनों के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे वो आपका 45% मिनिमम होना चाहिए। अदर कैटेगरी ओबीसी है तो 40%, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 40%। वहीं पे अगर बात करें SC ST के लिए 35%, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 35% ये आपका रहेगा। और CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा। आगे बात कर लेते हैं। तो आगे यहाँ पे आप सभी को दिया गया है स्टेनोग्राफर के लिए, तो स्टेनोग्राफर का भी आप पे देख सकते हैं। तो देखिए मेरिट जो आपकी बनेगी, मेरिट जो रहेगी वो सेकंड पेपर के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। जो फर्स्ट पेपर रहेगा वो खाली क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को कहीं दिया होगा, मैं नीचे आप सभी को दिखा दूंगा। देखिए 5 टाइम इन द कैटेगरी ऑफ बेसिस ऑन देयर इन फेज 2, मैं आपको नीचे दिखा दूंगा, नीचे दिया हुआ है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे स्टेनोग्राफर के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो स्टेनोग्राफर का जो फेज 1 रहेगा, फेज 1 में आप सभी देखेंगे कि 3 सब्जेक्ट आपके रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपके इंग्लिश के जो 100 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 50 रहेंगे, जीए के 50 रहेंगे। हर एक के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। ड्यूरेशन अलग अलग यहाँ पे तय की गई है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा तो इतना अलग अलग पोर्शन के लिए अलग अलग आपको टाइम दिया जाएगा, इतना टाइम आपको इसमें लगाना पड़ेगा। तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग वही एक के लिए 10 कैंडिडेट को पास किया जाएगा, एक सीट पे 10 को, यानी 1:10 में ही इसी रेशियो में आप सभी को पास किया जाएगा, एक सीट पे 10 कैंडिडेट को, ठीक है। चलो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, द मार्क्स ऑब्टेन इन द फेज 1 एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर फॉर फाइनल सिलेक्शन। तो जो आपका फेज 1 रहेगा इसी के अकॉर्डिंग आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका रहेगा। फेज सेकंड देख सकते हैं, स्किल टेस्ट इन द स्टेनोग्राफर, ये स्टेनोग्राफी का जो टेस्ट रहेगा उसके बारे में यहाँ पे आप सभी को बताया गया। सेकंड फेज में यही आपका रहेगा, इंग्लिश में 50, हिंदी में 65 मिनट, और वो टाइम नीचे आपको PWD कैंडिडेट के लिए दिया गया है। तो क्वालिफाइंग नेचर जो रहेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स जो स्टैंडर्ड रखा गया है वो जैसा कि मैंने आप सभी को ऊपर बताया था UDC, इसमें भी सेम आपका क्राइटेरिया सेम रखा गया है। आगे बात आ जाती है नंबर 3 पे। तो ये मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS जो भी 10th पास कैंडिडेट है उनके लिए ये सिलेबस दिया गया है। इसमें भी 2 फेज होंगे, एक प्री होगा, एक आपका मेंस होगा। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे क्लियर, आप सभी को जो आपका सिलेबस है वो सेम आपको UDC की तरह देखने के लिए मिलेगा। रीजनिंग, GA और मैथ और इंग्लिश 25 क्वेश्चन, हर एक के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चन के लिए 200 मार्क्स दिए जाएंगे। 1 घंटे में पेपर होगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, एक सीट पर 10 कैंडिडेट को पास किया जाएगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं मेंस। तो मेंस की अगर मैं बात करूं तो सेकंड फेज रहेगा मेंस। इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस डबल हो जाएंगे, 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, हर एक के लिए 1 नंबर दिया जाएगा, तो 200 मार्क्स हो जाएंगे। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग और 2 घंटे का आपका पेपर होगा। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्लियर लिखा गया था मार्क्स ऑब्टेन फेज सेकंड, द सेकंड मेंस एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर फॉर फाइनल सिलेक्शन। तो जैसा कि आप सभी ऊपर देख सकते हैं, चलिए मैं ऊपर आप सभी को दिखा देता हूँ सॉरी। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि फेज 1 दिया गया है मेंस एग्जामिनेशन। तो जो आपका मेन एग्जामिनेशन है फेज 1, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेनोग्राफर में आपका जो होगा सिलेक्शन होगा। लेकिन MTS का जो दिया गया है, MTS का आप सभी देखेंगे, MTS का अभी मैंने आपको दिखाया था।
तो एमटीएस में क्लियर बोला गया कि फिफ्थ सेकंड में जो मेंस एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फॉर ईच आंसर के लिए यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 ऑफ द मार्क असाइन टू द क्वेश्चन। तो ये भी क्लियर आप सभी को कर दिया गया है, ठीक है। तो हर एक जो पोस्ट है उसके लिए अलग अलग आप देख सकते हैं कि जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट डिसाइड की जाएगी। क्वालिफाइंग मार्क्स ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूँ, सेम आपकी कंडीशन रहेगी जो कि यूडीसी के लिए थी, बाकी का कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। बाकी की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने आप सभी को क्लियर कर दी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप सभी को दिए गए हैं तो वो जरूर रीड आउट कर लें, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले अगर आप इंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो दिक्कत ये होती है कि आप गलती कर देते हैं, और गलती की वजह से क्या होता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है और आप एग्जाम में अपेयर नहीं हो पाते। तो ये सबसे मेन चीज़ होती है कि जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आए तो नोटिफिकेशन को एक बार इंस्ट्रक्शन जितनी बार आप सभी को दिए जाएं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे आपके लग जाएंगे, लेकिन आप इसे एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, पैसे भी वेस्ट करते हैं और आपका क्या होता है कि फिर एडमिट कार्ड नहीं आता तो सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। दैट्स वाई मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार जितने बार इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो ज़रूर देख लें, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी के कुछ सर्टिफिकेट वगैरह फॉर्मेट आप सभी को यहाँ पे दिए गए हैं वो भी ज़रूर देख लीजिएगा, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ छूटी होगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं आप सभी के रिप्लाई कर दूंगा। सारी चीज़ें मैंने आप सभी को क्लियर कर दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट रेगुलर आप सभी को मिलती रहे। तो प्यारे साथियों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।